GI in octahedral कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक चीज ध्यान में रखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 और d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा उसका क्या होगा बताओ, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। हम क्या कह रहे हैं, चाहे sp3d2 हो या d2sp3, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और आई थिंक हमको लगता है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तुम लोग समझते होगे। अगर हम आपसे डिस्कस करें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तुम लोग बता सकते हो कि कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, वैलेंसी इसका क्या है, 6 है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का आपको एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बीच में देखो एक मेटल है और ये चारों इस तरीके का, और यहाँ पे क्या है, एक ऊपर में है, एक कहाँ पर है, ऊपर में है। तो अगर हम एक काम करते हैं, 3 एटम को मिलाते हैं, तो सामने के तीनों एटम को मिलाएंगे तो एक फेस सामने बनेगा, किनारे बनाएंगे तो एक फेस इधर बनेगा, एक फेस इधर बनेगा और एक फेस। तो इसकी वजह से ऊपर में कितना फेस बन रहा है। उसी तरीके से अगर नीचे लगा दें तो नीचे कितना फेस बनेगा, तो टोटल कितने फेस बने। तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऑक्टा मतलब 8 और हेड्रल का मतलब क्या होता है, फेसेस, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसके 8 फेस होते हैं। अब इसमें है कि हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें जीआई कैसे हो सकता है, या होगा तो कितने होंगे, किस टाइप्स के होंगे। बहुत सारे इसमें फॉर्मूला वगैरह भी बनते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि फॉर्मूला अगर लिखते हैं कि मान लीजिए हम फॉर्मूला लिख ले Ma6, M मेटल M इज सेंट्रल मेटल और A इज लिगेंड, और ये 6 टाइप के हैं एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखता होगा FeCN6। तो यहाँ पर -3 हो जाए, -4 हो जाए, अभी चार्ज से इसको कोई मतलब नहीं है, बट ये देखो कि आयरन जो है वो 6 क्या आपके सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के लिगेंड से ये कनेक्टेड है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था FeCl6, जो इसके ऊपर में चार्ज हो जाए -n, है ना, इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता था कि कोबाल्ट NH3 और ये क्या हो जाए 6, इसके ऊपर क्या हो जाएगा +3 चार्ज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि क्रोमियम हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, क्रोमियम हो जाए। तो यहाँ पर इस केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर सभी एक टाइप के लिगेंड है। तो अगर बताओ कि ये तो यही स्ट्रक्चर हुआ, क्या इसमें कोई भी जीआई का फॉर्मेशन हो सकता है, एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 6 तो एक जैसे है ना। तो जब भी अगर Ma6 होगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसमें, 0। तो हम कह सकते हैं नो जीआई। क्या हो जाएगा, नो जीआई, मतलब एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें नहीं बनने वाले। अगर स्ट्रक्चर्स में ये देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग चेंजेस ले भी आए, जिससे A इस तरीके का है, तो चेंज लाने से भी कोई फर्क इसमें नहीं दिखता। समझे इस बात को। तो ये Ma6 दिख रहा है इस स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग Ma6, और इसमें किसी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। ठीक है, ये तब होगा व्हेन द सेंट्रल मेटल इज कनेक्टेड विथ ऑल 6 टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहला एग्जांपल क्लियर है, आगे बढ़े फिर। टॉपिक्स आगे बढ़े।
सेकेंड वन जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, Ma5B, कहने का मतलब है कि सेंट्रल मेटल इज कनेक्टेड विथ 5 सेम टाइप ऑफ लिगेंड और बी क्या है, डिफरेंट अनदर टाइप ऑफ लिगेंड। मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि FeCN6 और एक Cl है, और ये मान लीजिए -n होगा, जो भी चार्ज है, -3 हो सकता है, -4 चार्ज हो सकता है। या एक ऐसा समझिए कि कोबाल्ट है, ये बहुत बार तुम देखे होगे, NH3 5 टाइम्स है और एक Cl है, मान लो इसके ऊपर में जो भी चार्ज हो जाए +n। तो चार्ज वाला चीज छोड़ दो, अभी जो देखो कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इट इज कनेक्टेड विद 5 NH3 और क्या है, एक Cl है। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है हमने क्या कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एक को हटा करके इसमें एक क्या लगा देंगे, दूसरा लिगेंड लगा देंगे। तो बताइए कि क्या इसमें किसी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब एक इसको ऐसे रखें, ऐसे ले जाएं, किसी भी प्रकार की इसमें पॉसिबिलिटी दिख रहा है आपको? हाँ या ना? तो जो Ma5B होगा इसमें कितना Gi होगा? किसी प्रकार का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे इसमें, किसी प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो एक ही जैसा आपको दिखाई देगा कि इसमें नहीं होने वाला है। मतलब M, मान लीजिए हम चारों A इधर रख दे और एक ऊपर रख दे और एक B मान लीजिए कहीं भी रख देते हैं, तो इससे इसके ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये स्ट्रक्चर एज इट इज आपको ऐसा ही दिखाई देगा, समझे इसको? तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको नहीं दिखने वाला। क्लियर है ये चीज है? अगर Ma4B2 हो जाए स्ट्रक्चर, Ma4B2 मतलब चार जो हैं सेम टाइप ऑफ लिगेंड और B जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि Fe है, Cn4 है, 2 Cl है, और मान लीजिए कि कुछ भी इस पे चार्ज होगा -n। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कोबाल्ट NH3 4 Cl2 और इसके ऊपर में कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस चार्ज, इस तरीके से। तो यहां पर ये चारों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या इसमें किसी प्रकार का Gi हो सकता है? नो Gi कि 2 Gi? कितने Gi हो सकते हैं, थोड़ा सोच करके बताओ। 2 Gi होगा, एकदम सही आंसर है ना? क्या हो सकता है? 2 Gi। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे भी सर, इसमें क्या होता है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, वन इज सिस एंड अनदर इज ये ट्रांस। जैसे ये 4 एटम एक जैसे हैं और ये 2 जो रेड वाले हैं वो क्या है, अलग अलग तरीके के। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एटम जो हैं वो अपोजिट है, एकदम 180 डिग्री पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस में है। तो ये कैसा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म। हम एक काम कर सकते हैं कि इस रेड को यहां से रिमूव करके ये व्हाइट वाले में किसी में से भी एक जगह लगा दें। तो अब देखो इनके बीच की दूरी, और अब अगर हम यहां पे कर दें कि इनको यहां पे ले आए, तो अब तो ये दोनों पास हो गए। चाहे आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, किसी भी तरीके, ऐसे देखिए, तो इस तरीके से ये दोनों पास में है। एंगल भी 90 डिग्री है, पहले क्या था 180 डिग्री। तो ये दोनों पास पास में तो सिस है, वो क्या था, ट्रांस है। तो कह रहे हैं कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, वन इज सिस एंड अनदर वन इज ट्रांस। तो अगर इसको स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा तो हम बनाएंगे, आप मेरे साथ फास्ट बनाएंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम एक काम करते हैं कि यहां पर B रख दे और यहां पर B रख दे, यहां पे B रख दे और यहां पर B रख दे। जब BB पास में हो जाएगा इस तरीके से, दोनों B पास में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस। और दोनों B अपोजिट हो जाएं तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। और ये दोनों अलग अलग आइसोमर्स है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसमें भर भी दें तो ये क्या हो जाएगा, A और A, ये भी A है और ये क्या है, A और A। समझे इस बात को? तो कहने का मतलब ये ट्रांस फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो सिस ट्रांस क्या होता है, ये समझे इसको? तो इसमें कितने Gi होंगे, नो Gi, 2 Gi, 2 Gi होंगे, ठीक है।
इसी तरीके से देखो सेम स्ट्रक्चर है, अगर हम ऐसा लिख दे MA4 B और C, तो भी यहां पे कितने होंगे? 2 GI होंगे। कौन कौन से? एक सिस और एक ट्रांस, है ना। इसमें परेशान नहीं होना है। इसमें हम मान लीजिए कि एक ऐसा काम करें, ये ले ले, ये व्हाइट वाला चारों एक जैसा है और एक रेड एक ब्लैक, तो ये A4 क्या हो गया? B और C। तो यहां पर ये दोनों क्या आपके पास पास में, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा यहां पर दूर लेके चले जाए, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें भी कितने आइसोमर्स होंगे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, एक सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा। तो ये समझ में आया सिस और ट्रांस किसको कहते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक। लास्ट क्लास में हम तुमसे पूछे थे कि मेरी डायगोनल क्या होता है, कुछ आंसर याद आया? क्या होता है मेरी डायगोनल? ए और, तो ये मेरी डायगोनल है कि वो मेरी डायगोनल है? कोई नहीं है, ठीक है, सही आंसर है। तो कौन है? MA3 B3 टाइप में होता है। MA3 एक होना चाहिए और B3 हो जाए, BCD हो जाए, है ना, इस तरीके का इस समय हो सकता है। तो उसको हम लोग बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट भी है। आई थिंक ये कौन सा एग्जाम्पल है? 4th ना? 5th है ना? तो ये है आपका MA3 B3 टाइप। MA3 B3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं FeCN3Cl3, जो भी हो जाए यहाँ पे चार्ज। वैसा ही एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 ये कुछ इस प्रकार से। तो बेसिकली ये क्या है? सेंट्रल मेटल इज कनेक्टेड विथ 3A टाइप ऑफ लिगेंड एंड 3 क्या हो जाएगा? B टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे देखें इसको, है ना, किस तरीके से इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये कैसा होगा, तो देखो इसमें हम लोग कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, यही टोटल 6 होंगे, यहां पर टोटल 6 हो जाएंगे, जिसमें कि ये ऊपर वाला एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, तो ये चारों क्या हो जाएंगे? इक्विप्लेनर, इक्विटोरियल भी कहते हैं इसको। तो एक ऐसा हो जाए कि इस केस में 3 कहां हो जाए? बोलो, इक्विटोरियल। कहां पर हो जाए? 3 इक्विटोरियल। तो 3 इक्विटोरियल का मतलब है कि यहां पर हम लोग रख दें ए, इन दोनों में से कहीं एक जगह एक, और इसको हम B रख दे और B रख दे। तो A जो है वो कहाँ है? 3 इक्विटोरियल में, यस और नो? B कहाँ है? 2, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, 2 एक्सियल और 1 इक्विटोरियल, ठीक है। इस केस में को हम लोग कहते हैं B और B, ये तीनों जो है ना परपेंडिकुलर है, और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मर कहते हैं, और इसका नाम होता है मेरीडायोनल। क्या नाम होता है इसका? मेरीडायोनल। मेरीडायोनल। नेक्स्ट वन जो हम लोग यहां से बात करते हैं, ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, M है, ठीक है। यहां क्या है, इस कंडीशन को समझो। इस बार क्या है कि ये तीनों A इधर है, A और A, और B और B। मेरीडायोनल में क्या है बताओ? ये इसको कहते हैं फेशियल। क्या कहते हैं? फेशियल, है ना, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FAC कहते हैं। फेशियल में क्या है कि ए जो है 2 कहाँ है? इक्विटोरियल। 1 कहाँ है? एक्सियल। सिमिलरली B कहाँ है? 2 इक्विटोरियल
एंड 1 कहाँ है, ये एक्सियल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो 2 डायमेंशनल बोर्ड में हमको जितना समझाना था वो समझा दिया, बट हम आपको इसको हम जरूर समझाएंगे इस केमिस्ट्री के मॉडल के थ्रू। पहला हम समझाते हैं आपको, चलो फेशियल ही समझाते हैं जो इस साइड में आपको दिख रहा है। फेशियल इसलिए कहते हैं, फेशियल में क्या है, 2 कहां पर है, इक्वेटोरियल, और एक कहां है, एक्सियल। ये दिख रहा है यहां पर, ये जो ग्रीन हम पकड़े हुए हैं वो दोनों कहां पर है, इक्वेटोरियल, और ऊपर वाला कहां है, एक्सियल। अब इसमें हम एक काम करते हैं, ये ब्लैक जो है वो भी 2 आएगा, कितना, इक्वेटोरियल, और एक कहां आएगा, एक्सियल। तो दिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेशियल। फेशियल क्यों कहते हैं कि जब सिमिलर एटम को हम जोड़ते हैं, मान लो तीनों ग्रीन को जोड़े, तो तीनों ग्रीन को जोड़े तो ये ऐसा बनेगा। तो कहने का मतलब इसको जोड़ते हैं तो क्या बनना है, एक फेस का फॉर्मेशन। इन तीनों को जोड़ते हैं, एक फेस दिख रहा है आपको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक फेस का दिख रहा है, तो यहां पर फेस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको फेशियल कहते हैं। क्यों फेशियल कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि फेशियल में क्या है, 2 इक्वेटोरियल एक एक्सियल, 2 इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। इस केस में क्या होगा कि अगर आप इनको ज्वाइन कराते हैं, तीनों एटम को ज्वाइन करेंगे तो एक फेस का फॉर्मेशन होगा, इन तीनों एटम को जोड़ेंगे तो एक फेस का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू दैट रीजन इसको हम क्या कहते हैं, फेशियल कहते हैं। ठीक, मेरीडायनल जो होता है, एक लाइन सुने होंगे मेरिडियन लाइन करके, इस तरीके का है ना। तो मेरिडियन लाइन मतलब है कि कुछ मध्यस्थ मिड के अक्रॉस बात हो रही है। तो यहां पर क्या है, 3 एक में है कि एक जो है वो 3 इक्वेटोरियल में है, और बी जो है वो 2 एक्सियल और 1 इक्वेटोरियल में। इसमें ऐसा क्या है, तो देखो यहां क्या है, इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर आप देखते हैं कि तीनों इक्वेटोरियल में, तो तीनों क्या ग्रीन इक्वेटोरियल में है, क्या तीनों ग्रीन इक्वेटोरियल में है, दिख रहा आपको। अच्छा, ब्लैक पर आते हैं तो 2 एक्सियल में दिख रहा आपको, तो ये दोनों कौन से हैं, एक्सियल, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। अब ये तो हम स्ट्रक्चर हो गया। अब एक गौर से देखना, क्या तीनों ब्लैक आपको एकदम बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं, ठीक, क्या तीनों ग्रीन आपको बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं, एक हॉरिजेंटली है एक वर्टिकली है, तो दोनों बीचों बीच आ रहे हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं मेरीडायनल। बात समझ में आ रहा है, ना तो सिस कहेंगे ना ही ट्रांस कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, जो बीचों बीच होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेरीडायनल, और जो फेस का फॉर्मेशन करता है उसको फेशियल कहते हैं। तो देखिए इसको, अगर इसको हम मिलाते हैं यहां से, तो यहां पर एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा, अरे हो रहा, इधर भी इनको मिलाए तो एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये फेशियल है, क्या है, फेशियल है। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना होगा आपको कि ये जो बी है, ये दोनों बी कैसा आपका, परपेंडिकुलर, एक्सियल, और ये उसके 90 डिग्री में है। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा है, यही है ना भाई। तो यहां पर ये दोनों इस तरीके का है और एक बीच में है, तो ये सभी जो है किस पे है, 90 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से, तो ये बीचों बीच में है। इसमें क्या होता है कि ये जो ए है, ये जो ए है और ये जो ए है, ये तीनों किस पर है आपके, 90 डिग्री के दिख रहे होंगे। ये तीनों जो ग्रीन है वो किस पर है, 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री पर आएगा। तो यहां पर ये तीनों एक प्लेन में है और ये तीनों क्या आपका एक प्लेन में, एक हॉरिजेंटल है तो एक क्या है, वर्टिकल है। देखो आपको ये स्ट्रक्चर में दिख भी रहा होगा। तो आई थिंक हमको लगता है मेरीडायनल और इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, क्लियर है। तो स्कूल में पूछ सकता है कि ड्रॉ द मेरीडायनल एंड फेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये हम देख लोगे, पिछले साल जेई उसमें नीट में भी पूछा है मेरीडायनल फेशियल का स्ट्रक्चर, और जेई में तो ये पूछता ही इस तरीके का। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज करना होगा और ये पार्ट आपको हेल्प करेगा यहाँ पर। फेशियल मेरीडायनल क्लियर है। बढ़िया आगे। नेक्स्ट वन इज 6 नंबर। ऐसा है MA4 और BC तो देख लिया हम लोग।
अगर MA3 है, BCD है। अब देखो क्या ना, हो सकता है कि इन सब एग्जाम्पल में हम तुमको टाइम ज्यादा दे, लेकिन आपको ये क्लास में ही सीख पाओगे, अदरवाइज इसको नहीं सीख पाओगे। तो थोड़ा सा क्लास में भी आपको इसको सीखने की सिंसियरिटी बढ़ाना है। MA3 BCD के कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? तो अब ये आपके लिए एक चैलेंज हो गया कि इसको हम कैसे फाइंड करें। तो देखो हम समझाते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि इसके दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फेशियल होता है और एक मेरिडायनल होता है। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पर ये तीनों ए को बना दिए और ये भी क्या बना दिए, बी, सी और डी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है? ये फेशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीन इस तरीके का बना दिया और ये अलग अलग इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये फेशियल स्ट्रक्चर है, दिख रहा आपको? ये स्ट्रक्चर फेशियल स्ट्रक्चर है, मतलब ये तीनों इस तरीके का और ये तीनों इस तरीके का। दिस वन इज फेशियल स्ट्रक्चर। इसमें और कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा कोई चेंज है कि रेड को ग्रीन से इंटरचेंज कर दे तो कुछ नया मॉलिक्यूल मिल जाएगा? रेड को इस सीमेंट कलर के जो है आपको ग्रे कलर का, इससे अगर इंटरचेंज कर दे तो कुछ नया मिल जाएगा? तो नहीं। तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन फेशियल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ओनली वन फेशियल स्ट्रक्चर। अब हटते हैं हम लोग मेरिडायनल पर। मेरिडायनल जो है वो थोड़ा सा टफ टाइप का दिखेगा। जैसे हम पहले ए को सेटल कर दें, तो अब एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बी और सी क्या हो जाए अपोजिट में। हाँ, बी और सी क्या हो जाए अपोजिट में, कुछ इस तरीके का हो सकता है। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा? क्या और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा? क्या कह रहे हो? बी और डी। तो ए और ए को हम पहले ए को सेटल कर दे रहे हैं। बी और किसको कह रहे हैं सामने लाने के लिए? बी और डी को लाने कह रहे हो, एकदम सी कह रहे हो, एकदम सही आंसर। जब इतना मेहनत कर लिए हो तो हमको लगता है एक और कर सकते हो मेहनत। हाँ, क्या कर सकते हो? अपोजिट कौन आएगा? तो यहां पर एम है, ए को हम सेटल कर दें। अब कौन आ जाएगा? सी और डी। सी और डी। बी इधर रख दो, कोई फर्क। अच्छा, सी डी में ऐसा नहीं कि डी ऊपर ले जाए सी नीचे ले जाए तो चेंजेस हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पर? क्या बन जा रहे हैं? 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। तो इसका ये ध्यान रखना कि कितने बनेंगे? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें फेशियल कितने हैं और मेरिडायनल कितने हैं? 3 मेरिडायनल है ना। तो ये सब चीजें आपको सीखना होगा थोड़ा सा। 3 क्या है? मर। जैसे ये देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये दोनों बीचों बीच आ गया, मेरिडायनल है। तो एक ऐसा है कि रेड और यहाँ पे ग्रे कलर अपोजिट में, रेड और ग्रे है। तो एक हम मान के चलते हैं कि एक रेड है और ग्रे अपोजिट में। रेड और क्या हो जाएगा? ग्रीन हो। अच्छा, ग्रीन ग्रे सब एक ही हो जाएगा। चलो, बी सी अपोजिट में, बी डी अपोजिट में और सी और डी अपोजिट में। ये चीज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रेड और ग्रे अपोजिट में, अगले में क्या है? ग्रीन को इधर ले आएंगे और फिर ग्रे को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं मेरिडायनल और एक क्या हो रहा है? फेशियल। तो ऐसे हो सकते हैं कि एग्जाम में ये दे दे एग्जाम्पल के तौर पे। देखो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। कोबाल्ट NH3 ClBrI, ClBrI। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 4 बनेंगे। फेशियल कितने बनेंगे? 1। मेरिडायनल कितने बनेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स, मतलब ऑप्शन के फॉर्म में इस तरीके से 3 फेशियल, 1 मेरिडायनल, 3 मेरिडायनल, 1 फेशियल। मतलब समझ रहे हो ना, 4 ऑप्शन बना सकता है आपसे, 4 ऑप्शन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। आप रट के तो तुम नहीं जा सकते हो, है रट के हम चल जाएंगे सर,
तो रट के एक मॉलिक्यूल जाएगा, फिर अगला मॉलिक्यूल चेंज कर देगा, फिर तुमको दिक्कत आ जाएगा। तो ऐसे इसको कंसेप्ट देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फेशियल मेरिडायनल चीजें क्लियर है? टॉपिक्स आगे बढ़े, लिख लिए थे? सेवन नंबर, मान लीजिए Ma2BCDE है, Ma2BCDE है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बना लोगे? मजा आ रहा है? हाँ? टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे? दिख रहा है? कितना है आंसर? कुछ कुछ बताओ, तुक्का लगाओ, तुक्का ही लगा सकते हो। 7, 6, जोड़ दो 13, और कोई ऑप्शन? हाँ, कितने होंगे? टोटल वेरिएबल एटम्स कितने हैं? 5। रिलेटिव टर्म्स कितने हैं? 2। तो इसका आंसर होगा 5C2। क्या हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 × 4/2, आंसर होगा 10। सही आंसर यही है। आंसर क्या है? 10 है। अब बोलो सर हमको कुछ नहीं समझ में आया, हम तो सर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, कैसे समझ में आएगा हमको? देखो हमने नहीं क्या किया कि भाई ये सिलेक्शन है, बेसिकली 2 चीजें होती है, एक अरेंजमेंट होता है और एक सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट होता है तो क्या लेते हैं? परमुटेशन। तो यहाँ पे टोटल 5 वेरिएबल आइटम है, कौन कौन है? ABCDE, और 2 के ही रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि दोनों पास में, दोनों दूर में, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिए। तो 5C2 इज बेसिकली फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। आप इसको सॉल्व करके देख लो। फैक्टोरियल 5 होता है 120, ये कितना होता है? 6 और ये 2, तो टोटल 10 स्ट्रक्चर आएंगे। ये स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का। अब सुनो, कुछ बच्चा है कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे सर, तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, A2 के रेस्पेक्ट में हम तो ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई सिस और ट्रांस की तरफ बढ़ते हैं। A2 ऐसा हो जाए कि सिस हो जाए, जैसे ये A2 क्या है? बगल में, तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस। अच्छा, सिस में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। रेड का अपोजिट कौन है? ग्रे। रेड का अपोजिट कौन आ सकता है? ग्रीन। रेड का अपोजिट कौन आ सकता है? पर्पल। फिर क्या हो सकता है? ग्रीन का अपोजिट कौन आ सकता है? पर्पल। ग्रीन का अपोजिट कौन आ सकता है? ग्रे। और पर्पल और ग्रीन। तो 5 स्ट्रक्चर ऐसे हो गए। सिस में मान लीजिए कि सिस है, तो ऐसा हो सकता है कि अपोजिट में कौन कौन आ जाए? बी और सी आ जाए, बी और डी आ जाए, बी और ई आ जाए। ये हो सकता है ना सिस में? अपोजिट की बात कर रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है? सी डी, सी ई, और क्या हो सकता है? डी। कुछ समझ में आया? ये कौन सा फॉर्म है? सिस। ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। अब आते हैं हम लोग ट्रांस में। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाला बच्चा ही कर पाएगा, जिसको मैथ्स नहीं आता वो नहीं कर पाए, ऐसा कोई नहीं है। अब हम लोग ये कौन सा फॉर्म ले लिए? ट्रांस। तो अभी भी हमारे पास वही है कि ग्रीन का अपोजिट क्या हो सकता है? पर्पल। ग्रीन का अपोजिट क्या हो सकता है? रेड। ग्रीन का अपोजिट क्या हो सकता है? ये। तो फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी डी, दोनों में 5-5, तो कितना हो गया? 10। कौन मजा किस में आया? नीचे वाला कि ऊपर वाले में? लेकिन ऊपर वाला तो आता ही नहीं है, ऊपर वाला तो नहीं आता, तो करिए इसको। क्या बोले? 9 हो गया, 12 हो गया। कोई रिपीट कर गया होगा? कौन कौन रिपीट किया? बी और सी।
नहीं रिपीट तो नहीं किया ना। अरे ये एक मिनट, कोई रिपीट किया होगा। 3 3 6 कोई एक रिपीट हुआ होगा कहीं ना कहीं पर, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि चलो कि टोटल 10 आने चाहिए इसमें स्ट्रक्चर्स। जैसे यहां पर देखो कि अगर अच्छा 2 रिपीट इसलिए आ गया होगा कि जैसे ही इन दोनों को अपोजिट लिए तो ये अपोजिट तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझ में? कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म में है तो अगर रेड और इसको अगर ये लिए अपोजिट में तो ये दोनों भी तो सेम ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन आया होगा। हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों अपोजिट में 4 हैं और 2 अपोजिट में हैं तो इसका मतलब है कि ये भी इंक्लूड वही स्ट्रक्चर है और हम इसको भी ले रहे हैं ना स्ट्रक्चर में यहाँ पर, तो वही एक रिपीटेशन में आ गया होगा आपका। इसीलिए ये टफ है ना, वो ज्यादा आसान है। अच्छा आओ देखो जेई के क्वेश्चन पे आओ। MABCDEF कितने होंगे? 2 4 6 8 10 15 20 50 100 कितने होंगे? 6 वेरिएबल है। कितने हो जाएंगे? 6C2 कितने हो जाएंगे? 6 वेरिएबल हैं तो 6 क्या माथा क्यों पकड़े हो? 6 वेरिएबल है और 2 के रिगार्ड में करना है तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 तो 6C2 कितना होता है? 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 15। तो ये जेई का आंसर क्या था? 15। अब नीट भी धीरे धीरे जेई की तरफ ही बढ़ रहा, अब बढ़ना भी चाहिए। ये मान के चलो इजी पेपर नुकसान देता है। हाँ पेपर इजी होता है। अगर आपको टफ लग रहा है तो बस जनवरी में जेई मेन होने वाला है। ठीक है, एक बार पेपर उठा के देख लो, पीवाईक्यू उठा के देख लो, मेरे पास रखा हुआ पीवाईक्यू। ठीक है, क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है, सर से पूछना कि सर दे आर 6 पोजीशन इन अ डाई। एक डाई में कितने पोजीशन है? 6 पोजीशन है। वी हैव टू क्या कहते हैं, सेलेक्ट 6 डिफरेंट नंबर्स। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? जैसे लूडो में खेले होगे तो एक के अपोजिट में 6 होता है, तो एक के अपोजिट में 2 हो जाए, एक अपोजिट में 3 हो जाए, तो उसकी कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है? 15। कितना हो सकता है? 15। यही तो है 15। लूडो आता है और ये आइसोमेरिज्म नहीं आता। लूडो तुम सोचो कि जब तुम 5-6 साल के थे, 7 साल 8 साल, तब लूडो आता था। अब सीधे डबल एज हो गए लेकिन तुमको ये नहीं आ रहा। सिंपल सा है कि भाई क्या हो सकता है इसमें। लूडो आ रहा है, रिलेशन नहीं बनाने आ रहा है। बड़े से आगे हम लोग, हाँ देखो ऐसा ऐसा नहीं बोला करो। 1 के अपोजिट 2 हो सकता है, 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 3 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5 का अपोजिट। कितना है? काउंट करके देख लो। है 15, है ना 15। हम वही तो कह रहे हैं, अगर सभी डिफरेंट हो जाए तो अपोजिट देखते चलिए कि क्या अपोजिट पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब समझ में आया? तो ये 15 इस तरीके से बने। वहां पर 2 रिपीट हो रहे होंगे तो उसको हटा दो। यही रिपीट हो रहे थे ना, इसको हटा दो। कितना बच रहा उधर? काउंट करके देखो तो वही 10 उसका आंसर था। अरे ए हो गया ना इस तरीके से।
यही तो सीखना है। GI इन ऑक्टाइडल क्लियर? वन के अपोजिट 2 हो जाए, 1 के अपोजिट 3 हो जाए, ये अपोजिट लेकर के हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। टॉपिक्स आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, फॉर बाइडेंटेड लिगेंड। ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए पढ़ रहे थे ऑक्टाइडल में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके लिए? बाइडेंटेड लिगेंड। पहला एग्जांपल है MA4B। अच्छा, बाइडेंटेड लिगेंड इज B एंड मोनोडेंटेड इज 1। बाइडेंटेड कौन सा? नहीं, बाइडेंटेड B है। बाइडेंटेड इज B। दिख रहा है स्ट्रक्चर? MA4B कैसा हो सकता है? ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, और ये बाइडेंटेड है तो इनके बीच में एक बॉन्ड लगाना होगा। तो ये ब्लैक वाला जो है ये बाइडेंटेड है, ये ब्लैक वाला क्या है? ये बाइडेंटेड, और ये ग्रीन वाले सारे क्या है? मोनोडेंटेड एंड येलो इज सेंट्रल मेटल एटम। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है? बोलो कि सर एक काम करिए ना, इसको प्लेन से उठा करके ऊपर भेज दीजिए। ठीक, हम तुम्हारी बात मानते हैं, इसको हम प्लेन से उठा करके ऊपर भेज दे रहे हैं। बताओ क्या चेंज तुमको मिला? कुछ मिला? ये तो सेम ही है। समझे कि नहीं इस बात को? ये कुछ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर MA4B हो जाए, MA4B, तो इसमें कितने GI होंगे? बोलो, 2 GI कि 9 GI? कोई GI नहीं होने वाला है इसमें। समझे इसको? ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो। ये बाइडेंटेड हो गया, ये मोनोडेंटेड है। ठीक है? MA2B2 where A is a monodentate ligand, 2 monodentate है, B क्या है आपका? बाइडेंटेड लिगेंड। तो बताइए कैसे होगा इसमें? नो GI की 2 GI? नो GI एकदम सिंपल वर्ड है, नो GI 2 GI। हाँ, 2 GI। तो तुम कह रहे हो तो हम लिख देते हैं 2 GI। 2 GI ऑब्वियसली तब एक सिस होगा और दूसरा क्या होगा? ये ट्रांस होगा। इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेटल है, देखो 2 बाइडेंटेड है, तो ये बाइडेंटेड को ऐसे बना दे। ठीक है, ये दोनों क्या है? पड़ोस में आ जाए, और ये दोनों कहाँ आ जाए? इधर की तरफ आ जाए। तो ए में क्या है? सेम साइड में है कि जैसे ए जो ग्रीन वाला है वो मोनोडेंटेड है, और ये जो ब्लैक वाला है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये दोनों का पास में बना रहा है। दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बोलो, क्या कहेंगे? सिस। यहाँ एक काम करिए कि ए और ए को इधर ले आइए, ये बी है और ये बी है, तो इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करिए। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो ये है ट्रांसफॉर्म। ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड किनारे हो गए, और ये इस तरीके का। ये कौन सा फॉर्म है?
ट्रांसफॉर्म है, समझे इसको, दिस वन इज ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा आपको इस तरीके का, और ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो ट्रांसिस कैसे होता है, Ma2B2 में, समझ में आया आपको। एग्जाम्पल्स कहोगे तो हम लिख सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कौन हो सकते हैं, ऑक्जेलेटो है क्या, FeOX होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस, एक काम करिए, ये -N -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो ऑक्जेलेटो इज बाइडेंटेड लिगेंड, और साइनाइड क्या आपका मोनोडेंटेड है, तो इस हिसाब से हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाँ, इथेन 1,2 डायमाइन, और मान लीजिए NH3 ले ले होल ट्वाइस, और यहाँ पे मान लो कि +3 ले लेते हैं, ठीक है, +N भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 मोनोडेंटेड है, 2 बाइडेंटेड है, तो इसके कितने GI हो जाएंगे, 2 GI हो जाएंगे। एक आपको दिख रहा है सिस फॉर्म में, एक दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म में, तो ये सिस और ये ट्रांस। सिस ट्रांस क्या हुआ समझ में आपको, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बोले, CN क्या है, बट हम तो ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल में तो स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, तो फिर दे विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फिर स्टीरियो आइसोमर्स नहीं कहेंगे उसको, क्या उसको तो हम नहीं कहेंगे ना। इसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स तो सेम होते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे CN नहीं लिख करके NC लिखते हैं, CN नहीं लिख कर क्या लिखते हैं, NC लिखते हैं, समझे इसको। बढ़े आगे हम लोग। अच्छा, अगर MB3 होगा, सीधे ध्यान में रखना कि इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई GI ये नहीं होगा, ये तीनों तो लगभग सेम ही हो गया ना, तो यहाँ पर कोई पास और इसमें नहीं होगा। और ये खास, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होगा तब हो सकता है, एसिमेट्रिकल में हो सकता है कि मान लो कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ ऑक्सीजन हो जाए, यहाँ नाइट्रोजन हो जाए, तब सिस ट्रांस वगैरह हो सकता है। बट सिमेट्रिकल होगा तो ये नहीं होगा, समझे। तो ये सिमेट्रिकल वाली चीजें ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, हाँ, कितना हो जाएगा, ये 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स पर हम लोग गए ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बड़े टॉपिक से, तो ज्योमेट्रिकल के इसी तरीके के एग्जांपल से आपको लिगेंड के हिसाब से देखना होगा। अब स्टीरियोआइसोमर्स का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक ये बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़े होंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको कहते हैं। कंसेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ भी वही सेम है, मतलब ये जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेट करता है PPL का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, कि कौन सा लाइट को किस तरीके से करता है। अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे कि टाइम का वेस्टेज है, बट अगर थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कराएं तो याद करो कि इसमें क्या होता था, एक निकोल प्रिज्म होता था। हाँ, निकोल प्रिज्म क्या करता था, तो जो डिफरेंट डायरेक्शन के लाइट्स आते थे उसको क्या करता था, यूनी डायरेक्शनल बनाता था। डिफरेंट डायरेक्शन से जो लाइट्स आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, तो इसको यहाँ पर बना रहा है, इसको यहाँ पर, तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट कर रहा है,
हाँ मतलब यूनिडायरेक्शनल कहता है बेसिकली। ये जो निकोल प्रिज्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ये फिल्टर करता है, ये कन्वर्ट नहीं करता। लोगों को क्या दिमाग में होता है कि कन्वर्ट कर देता, नहीं कन्वर्ट नहीं करता, ये फिल्टर करता है। मतलब जो इसके अलोंग वाले लाइट होते हैं उसी को अपने लाइट में ये करता है। मतलब ये कुछ इस तरीके का जाली टाइप का होता है। अगर बहुत डेप्थ में जाओगे तो ये इस तरीके का जाली होता है। तो ये उसी लाइट को पास करेगा जो इसके पैरेलल होगा। अगर कोई लाइट ऐसे टकराएगा तो रुक जाएगा। तो ये कुछ उसी तरीके का होता है। ठीक है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ये पोलैरीमीटर होता है जिसके लेंथ डेसीमीटर में होता है। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम पढ़ाए हुए हैं, बट एक बार भूल गए होगे पक्का तुम लोग, तो उसको रिकॉल कराने के लिए हम लोग कर रहे हैं बस, समझे इसको। तो ये पोलैरीमीटर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्ट का, सॉलिड फॉर्म नहीं, क्या लेते हैं एक्वस सॉल्ट। तो एक्वस सॉल्ट जब लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, तो ये जो लाइट इससे टकरा रहा है ना, लाइट इससे टकरा रहा है, तो उसके कुछ अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। एक ऐसा रिजल्ट हो जाए कि जैसा टकरा रहा है वैसा ही निकल जाए, जैसा लाइट टकरा रहा है वैसा ही क्या करें, निकल जाए। इसका मतलब है कि इसको हम कह रहे हैं इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव है। मतलब जैसा लाइट गया और इससे टकराया और वैसा ही क्या हुआ, ये पास होके निकल गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जब पीपीएल इससे टकराएगा और टकरा के नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो मान लीजिए कि इस केस में ये इधर आया, ये इधर आया, है ना, ये इधर की तरफ आएगा। तो इस केस में लाइट किसकी तरफ मूव रहा कर रहा, क्लॉकवाइज। ये जैसा जा रहा है पीपीएल, जैसे कि ये हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा, नहीं मॉलिक्यूल नहीं, रोटेट कौन करता है, पीपीएल करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट करता है। तो ये उधर की तरफ गया और टकरा के नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये कैसा गया, इधर जाके ऐसे आया, मतलब क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज इज डेक्स्ट्रो, है ना, डी कहते हैं, प्लस कहते हैं, इसको कहते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, तीनों में से कोई एक तो होगा कि टकराए और किधर की तरफ चला जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, है ना। ये ऐसा है कि ऊपर चला जाए, तो ये कैसा घूम रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, लीव हो, क्या कहेंगे इसको, निगेटिव, लीव हो या निगेटिव कहते हैं। तो ये पीपीएल वाला कंडीशन समझ में आपको। तो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं और इसी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब है कि कौन मॉलिक्यूल किसको किधर मूव करता है, तो यहाँ एक ही कंसेप्ट आता है, सिमेट्री। कौन सा कंसेप्ट आता है, सिमेट्री, कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री तो पढ़े होगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट इस टॉपिक में सिर्फ एक ही सिमेट्री की जरूरत होती है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अदर सिमेट्री की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सिमेट्री की क्यों जरूरत है, तो मान लीजिए कि किसी अगर लैटिस की अगर हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल अगर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहां पर भी देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ये क्या है, ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल टकराता है, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा डेविएट हुआ, फिर सेम डायरेक्शन में आ गया, मतलब जिस थीटा से आ रहा था उसी थीटा से क्या होगा, बाहर निकला। मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी ये नहीं है, ये गलतफहमी है कि जिस लेयर से आ रहा उसी लेयर से निकलेगा। लेयर अलग हो सकते हैं बट पैरेलल होगा। मतलब ये अगर सिमेट्री है तो जिस सिमेट्री से इधर टकराया, इधर घुमा, उसी से उधर की तरफ घूमेगा। तो मॉलिक्यूल में अगर क्या हो जाए, सिमेट्री हो जाए, तो ये क्या देगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे फ्लैट पिच होता है, तो फ्लैट पिच में बॉल कैसा आता है, जैसा गिरता है वैसा ही आता है, कोई स्विंग वगैरह नहीं होता इधर। अब आते हैं इधर की तरफ, ये एसिमेट्री है, एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, फिर छोटा एटम, फिर और इस तरीके का।
तो इसमें तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो है नहीं, सिमेट्री नहीं है तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल इधर टकराए और उधर की तरफ भाग जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि सर इससे टकराए इधर की तरफ आ जाए, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री है तो ये तो पीपीएल को रोटेट करेगा इधर से उधर। अगर पिच जो है उसमें क्रैक्स होंगे जैसा तैसा तो वो तो होगा ही। मान लो कि पिच में क्या है, क्रैक है इस तरीके का, तो अगर बॉल इधर से गिरता है तो ऑब्वियसली बॉल इधर भागेगा, और अगर इस क्रैक पर गिरता है तो इधर की तरफ भागेगा। लेकिन अगर पिच में कोई क्रैक नहीं है तो ऐसा गिरेगा और सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको फ्लैट पिच कहते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली ये डिपेंड किस पे करता है, सिमेट्री पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिमेट्री पर। तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं होगा, एसिमेट्री होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर, चाहे वो इधर जाए या उधर जाए। तो हमको लगता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे फिर से रिकॉल हो गया होगा। इसका मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होना चाहिए, या दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझे इस कंसेप्ट को? अगर मॉलिक्यूल में एनी टाइप ऑफ सिमेट्री हो, क्या हो जाए, किसी भी प्रकार का सिमेट्री हो जाए, तो सिमेट्री हो जाएगा तो क्या होगा, इसको ऑप्टिकली ये इनएक्टिव। और अगर मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, नन ऑफ सिमेट्री हो जाए, जिसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की सिमेट्री ना हो। फाइनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली POS COS। अगर सॉरी COS की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ POS के बारे में बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो POS, अगर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फॉर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन अभी समझे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो या उसमें एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए। व्हाट डू मीन बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, बोलो? इक्वली डिवाइड, दोनों आइडेंटिकल, मिरर इमेज। तो जैसे कि सुनो, S है, S तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, होगा ना? S तो इक्वली, जो ऊपर का हाफ होगा वही नीचे हाफ होगा, हाँ, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो क्या होता है, इसको समझो। एक अल्फाबेट लिए हम लोग ए, इसको हम बीचों बीच काटते हैं, तो काटने पर दो इक्वल पार्ट हमको मिलेगा। यहाँ पर एक पार्ट मिलेगा ये वाला और एक पार्ट मिलेगा हमको ये वाला, एक पार्ट ये एक पार्ट वो। समझे इस बात को? क्या ये दोनों इक्वल हाफ है और इसका वो मिरर इमेज है, हाँ? तो दोनों चीजें होनी चाहिए। जो कटा हुआ पार्ट है एक तो इक्वली होना चाहिए और दूसरा उसका वो मिरर इमेज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा?
सुपर इम्पोजेबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझे कि नहीं बात? मतलब ये तुम बताओ कि इसको अगर हम मिरर इमेज है, इक्वल है, बट इसके ऊपर रख दें, छप जाएगा? नहीं छपेगा ना, इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, लिखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन आपको लिखना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन लिखना चाहिए ना। इफ वी कट अ मॉलिक्यूल, if we cut a molecule into if we cut a molecule into two equal halves and those halves are mirror images, those half are mirror images of each other, then the compound contain POS. What is the definition of POS? है ना, अगर मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल हाफ में कट कर दें और कटा हुआ पार्ट एक दूसरे का क्या हो जाए, मिरर इमेज हो जाए, है ना, एक दूसरे का मिरर इमेज, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे इसको। बढ़े आगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया? इफ यू कट अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ एंड दोज हाफ्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, है ना, तो देन द कंपाउंड कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सुनो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें हम लोग पढ़े थे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और हम क्या रटवाए थे आपको, हाँ, कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी जीआई का फॉर्मेशन ये नहीं होगा, यही हम सिखाए थे क्या, यही सिखाए थे ना। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट sp3। तो 4 वैलेंसी है। पहला है कि अगर Ma4 हो, मेटल इज कनेक्टेड विथ 4 सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, ये है, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, भर भर के दिख रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा आपको, हाँ या ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है इसमें। तो बेसिकली इसमें MA4 में हम कह रहे हैं कि इसके अंदर में क्या दिख रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। एग्जाम्पल सर, PtCl4 -2, प्लैटिनम इज कनेक्टेड विथ P, हाँ Pt नहीं लो, Pt थोड़ा सा कुछ Ni ले लो, ठीक है, इस तरीके से NiCO4 भी। तो दीज आर टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में सेम टाइप है, तो क्या इसमें होगा, नहीं होगा। मान लीजिए कि एक ए को बी से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो यहां पर इसको हटा करके एक बी ले आए, तो क्या इसमें कोई होगा, इसको रिप्लेस करके ये ले आए, तो क्या इसमें किसी प्रकार का होगा, हाँ, नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है सर। इसको हम 2 इक्वल हाफ में कट कर देंगे, देखो बीचों बीच दिख रहा होगा कि इसके अक्रॉस अगर हम हाफ कट कर दे, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, और ये दोनों हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर में क्या है, POS है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। Ma2B2 की बात करते हैं।
इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा? MA2 B और C हो जाए। मान लीजिए कि इसमें हम क्या करें, MA2 B और C ले आए, ये इस तरीके से। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा आपको? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा? हमको तो दिखाई दे रहा। देखो कैसे, एकदम बीचों बीच देखो। तो बीचों बीच में देखेंगे तो पर्पल भी कट हो जाएगा, रेड भी कट हो जाएगा, ब्लैक भी कट हो जाएगा, और ये दोनों व्हाइट तो इक्वल ही है। तो ये दो इक्वल हाफ में कट होंगे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सीखे? अगर MABCD हो जाए, MABCD हो जाए, तो क्या इसके अंदर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? ये तो चारों डिफरेंट है ना। अब अगर बीचों बीच आप कट किए तो ब्लैक कट हो जाएगा, व्हाइट कट हो जाएगा, ग्रीन कट हो जाएगा, लेकिन एक हाफ में पर्पल आएगा, एक हाफ में रेड। अगर आप रेड को इधर लेके चले गए तो एक हाफ में ग्रीन आ जाएगा, एक हाफ में पर्पल। पर्पल को बीच में मिलेगा तो एक हाफ में व्हाइट, एक में ग्रीन, रेड। तो कहने का मतलब कोई किसी भी तरीके से ये दो इक्वल हाफ में कट ही नहीं हो सकता। तो अगर sp3 है और चारों के चारों क्या है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव कभी भी कब होगा? जब इसमें चारों क्या हो जाए? डिफरेंट होंगे। समझ में आई चीज है? यही एक कंडीशन है, अदर बाकी सारे कंडीशन में ये नहीं होगा। देख ली इसको? कुछ पूछना भी है? डाउट भी है कुछ? तो सुनो, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, and this one is DSP2. Optical isomerism in square planar structure, and this one is DSP2. समझे क्या है ये DSP2? तो देखो यहां पर क्या हो सकता है, MA4 हो सकता है, MA3B हो सकता है, MA2B2 हो सकता है, MA2BC हो सकता है, MABCD हो सकता है। तो किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई बता सकते हो? कब होगा? टेट्राहेड्रल सीखे? टेट्राहेड्रल सीखे तो बताओ कब होगा? बोलो। MABCD में होगा क्या? MABCD में, ठीक है। चलो MA4 में होगा? नहीं, आप इसको एकदम बीचों बीच काट दोगे क्या? चलो एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करके MA3B में रखते हैं, अभी भी कट जाएगा बीचों बीच। MA2BC, ये आ गया। MA2BC अभी भी कट सकता है, अभी भी प्लेन से कट सकता है ना इक्वली।
कैसे? हाँ, अब यही कह रहे हो कि इसे 4 अगर होगा तो नहीं होगा, 4 होगा तो नहीं होगा, ये किसी भी तरीके से कटने वाला ये नहीं है। गधे हो तुम लोग। क्या हो? जब नाम में ही है प्लेनर, नाम में ही क्या है, तो इसको क्या कहोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? जब मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, इसके देखो ठीक है, तुम कैसे ऐसे क्यों कर रहे हो कि ऐसे काट रहे हो? ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, आप स्लाइस से काट दो इसको। जब नाम में ही क्या है, तो अब जैसे आप KFC में जाके पूछोगे कि भाई चिकन है क्या, यही हुआ ना कि KFC में जाके क्या पूछ रहे हो। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जब स्ट्रक्चर्स के नाम में ही ये क्या लगा हुआ, प्लेनर, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिस प्रकार से तुमको हम रटवाए थे कि GI जो है किसमें नहीं मिलता है, sp3 में नहीं मिलता है, उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स किसमें नहीं होता है, DsP2 में नहीं होता है। इसको रट लोगे? हाँ, तो 2 चीज हम रटवा रहे हैं आपको। क्या क्या रटवा रहे हैं? कि GI इज नॉट फाउंड इन sp3। दूसरा क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो इसमें नहीं मिला है, क्योंकि इट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे 1 हो 2 हो, सभी चारों अलग अलग हो जाए। कुछ समझ में आया ये चीजें? स्क्वायर प्लेनर एकदम आसान है ना। स्क्वायर प्लेनर जब भी मिल जाए तो ये सीधे क्या कहोगे कि इसमें किसी प्रकार की ज्योमेट्री नहीं होता। क्लियर है? मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसमें पहला जो है, थोड़ा इसको पढ़ना होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसमें होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट वाइज हो जाएगा इसको जो। ठीक है, इसमें बहुत बहुत कहानी है। जितना पढ़ाने में लगा ना इसको भी पढ़ाने में उतना ही समय लगेगा, एक क्लास लगभग और लगेगा इसको। बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल है, जितना बता दिया थोड़ा प्रैक्टिस बस करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होगा बट बन तो जाना चाहिए।